दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देश रोजाना पर यह समय है प्राइम टाइम का। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आज आपसे जिक्र करेंगे उनमें मुख्य है कि हरियाणा के सियासतदान यानी कि हरियाणा के राजनीतिज्ञ, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, उनमें उनकी जो जुबानी जंग है इस कदर चलती है कि जो जेल से लेकर और पागल खाने तक पहुँचती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो जेल में जाने की तैयारी करनी चाहिए। बात नशे के खिलाफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की होने वाली साइकिल रैली की भी करेंगे। बात हरियाणा प्रदेश के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एंट्री की भी करेंगे और बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रहे उस महामंथन की जो इंडिया गठबंधन को लेकर चल रहा है। बात कोरोना की भी करेंगे जिसकी दहशत अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इन सब बातों पर प्राइम टाइम में हम आपसे जिक्र करेंगे और उससे पहले एक नज़र दिन भर की सुर्खियों पर। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव, इसको लेकर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में कमेटी बनी है। इस कमेटी के अंदर पूर्व सीईसी यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल रहेंगे। इंडिया यानी कि जो विपक्ष का गठबंधन है उसकी बैठक में एक देश एक चुनाव का मुद्दा छाया रहा। केंद्र की पहल पर विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। विपक्ष की बैठक में सीट शेयरिंग संयोजक के चयन पर मंथन हुआ और इंडिया का लोगो भी जारी हुआ। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के लखनऊ के आवास पर उनके बेटे के दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी गई, पिस्तौल बरामद कर ली गई है। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद रघुनाथ सिंह को आजीवन कारावास की सजा हुई है। डबल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये सजा सुनाई है। मणिपुर में फिर हिंसा भड़की है और इसके अंदर 3 दिन में 8 लोगों की मौत हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। 12 सितंबर तक उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई गई है। तो चलिए अब विस्तार से चर्चा करते हैं उस पर जो हमारे प्राइम टाइम का हिस्सा है। सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो पहल है कि नशे की बुराई को जड़ से ख़त्म करने के लिए उन्होंने हरियाणा सरकार की तरफ से जो अभियान चलाया है, उस अभियान के तहत 1 से 25 सितंबर तक यानी कि लगभग 25 दिन की साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है। साइकिल से चलेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इसका आगाज़ करनाल से हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद किया। साइक्लोथॉन साइकिल रैली का समापन 25 सितंबर को यमुनानगर में होगा और इसके जरिए प्रदेश सरकार नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने, इसके साथ साथ फिटनेस को प्रोत्साहित करने और स्वस्थ हरियाणा का संदेश देगी। देखते हैं कि विपक्ष के नशे पर उठाए गए सवालों को खट्टर सरकार की ये साइक्लोथॉन रैली कितना कारगर जवाब दे पाती है। लेकिन इसके बाद बात करते हैं सूबे की सियासत की। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सूबे के जो सियासी लोग हैं, राजनीतिक दलों के नेता हैं, उनमें जवानी जंग है, जो आरोप प्रत्यारोप है वो बहुत तेज़ है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने एक टिप्पणी की थी कि दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। उन्होंने कहा था अनिल विज के बारे में जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं, तो उसके जवाब में अनिल विज ने कहा है कि पागल खाने में पागलों को सभी पागल ही दिखाई देते हैं। जो लोग खुद पागल होते हैं उन्हें दूसरे लोग भी पागल दिखते हैं। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल भेजने तक की बात कह दी है। उन्होंने कहा कि साल 2024 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे जाने की तैयारी करनी चाहिए। अनिल विज साहब कहते हैं कि हुड्डा के राज में जो हुआ, उन्होंने जो किया उसे लोग भूले नहीं हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भूले भाले किसानों की ज़मीन को बिल्डरों को बेच दिया और लोगों को वो सब याद है। वहीं उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक को टी पार्टी करार दिया है। अनिल विज कहते हैं कि जो दिन में लड़ते झगड़ते हैं वो रात को इकट्ठे बैठकर चाय पीते हैं। गब्बर ने और क्या क्या कहा। गब्बर मीन्स अनिल विज, सुनिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो जेल में जाने की तैयारी करनी चाहिए। उसने जो कुकर्म कर रखे हैं, जो उसके राज में हुआ है, वो लोग भूले नहीं हैं। किस प्रकार से भोले भाले किसानों की जमीनें लेके इन्होंने बिल्डर्स को दी हैं, लोग भूले नहीं हैं। जो बाकी केस हैं, आईजेएल का केस है, लोग भूले नहीं हैं। तो उनको तो ठीक है, खुश रहने के लिए ऐसे सपने लेते रहना चाहिए। सपने के ऊपर कोई टैक्स नहीं है।
तो गब्बर की बात के बाद अब बात करते हैं हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की। इस सियासी जो चल रहा है सब कुछ घटनाक्रम, उसमें आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती। तभी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 सितंबर को हरियाणा के दौरे पर आएंगे। वो भिवानी में नवनियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि जींद में तिरंगा यात्रा होगी और पंचकुला में बिजली आंदोलन की शुरुआत कर चुके आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इस साल में तीसरी बार हरियाणा आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रचार समिति के संयोजक डॉक्टर अशोक तंवर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके नेताओं को लगता नहीं है कि संगठन की जरूरत है। वैसे भी अब संगठन बनाकर करेंगे क्या, 9 साल में कुछ नहीं किया तो अब क्या होगा। खैर, ऐसी बयानबाजी वैसे तो मात्र राजनीतिक हथकंडे होते हैं, लेकिन जब ये आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस के नेताओं पर ये बयान दाग रहे हों तो ये बात तो ज़रूर उठेगी कि जो इनका इंडिया इकट्ठा हो रहा है वो आखिर इंडिया को कैसे इकट्ठा करेंगे, जब इनके नेताओं की ज़बान पर इनकी जो, चाहे वो कांग्रेस के हों या आम आदमी पार्टी के नेता हों, जब इनकी ज़ुबान पर भी पूरे से खुद की लगाम नहीं होती तो आखिर कैसे ये देश की जनता को एकजुटता का संदेश देंगे। आपने देखा होगा, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा भारत, इस तरह से कुछ संदेश चल रहे थे इंडिया गठबंधन की बैठक में। लेकिन जो इनके नेता हैं इन पार्टियों के, वो एक दूसरे के खिलाफ जिस प्रकार के बयान देते हैं, खैर राजनेताओं को लगता भी यही है कि अगर वो कुछ ऐसा बोल देंगे तो लोग उनकी सुनेंगे। हालांकि जनता जनार्दन है कि वो सबका काम परखती है। काम भले ही जनता परखे, लेकिन राजनेता भी खुद को परखते हैं। तभी तो एक सुर में साथ ना आने वाले भी आज एक मंच पर एक साथ होने की बात कह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की, यानी कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस। इंडिया के नेताओं की जो लोकसभा चुनाव में सत्ता पर आसीन पार्टी यानी कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए ठोस रणनीति का खाका तैयार करने की बात कर रहे हैं। तीसरी बार महाराष्ट्र के मुंबई में 2 दिवसीय बैठक हो रही है जो आज संपन्न हो जाएगी। बैठक में 28 राजनीतिक पार्टियां शामिल हुई हैं। हालांकि बैठक के आज दूसरे दिन गठबंधन का लोगो जारी नहीं हुआ। फिलहाल गठबंधन के संयोजक पर भी सस्पेंस बरकरार है। भले ही बैठक जिन मुद्दों को लेकर हो रही थी वो चर्चा में नहीं आए हों, लेकिन मोदी जी ने उन्हें एक नई चर्चा जरूर दे दी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो मुद्दा है वो इंडिया गठबंधन की बैठक में छाया रहा। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, हम एक प्रगतिशील समावेशी भारत के लिए एकजुट हुए हैं। 140 करोड़ भारतीयों ने परिवर्तन लाने का फैसला किया है। इस निरंकुश सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बोले हैं खड़गे साहब। हालांकि बैठक से पहले मुंबई की सड़कों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर नजर आए जिनमें लिखा हुआ कि देश मांगे नीतीश कुमार। इन पोस्टरों में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का सबसे उपयुक्त दावेदार बताया जा रहा है। वहीं आज विपक्षी गठबंधन की बैठक में कपिल सिब्बल भी शामिल हुए, जिन्हें देखकर कांग्रेस के कुछ नेता मायूस और नाराज भी दिखे। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, तो वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से इसकी शिकायत भी कर दी, क्योंकि शामिल सदस्यों की लिस्ट में कपिल सिब्बल का नाम नहीं था। वेणुगोपाल की नाराजगी के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की। बहरहाल किसकी उल्टी गिनती शुरू होती है, कौन सत्ता पर काबिज होगा, ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन जिसकी उल्टी गिनती शुरू होनी जरूरी थी वो अभी तक नहीं हुई। बात उस महामारी की है जिसने कभी पूरी दुनिया को ठप कर दिया था, जिसने कभी दुनिया के बढ़ते कदम रोक दिए थे, जिसने आज भी पैर पसार रखे हैं। अगर आप सोचते हैं कि कोरोना महामारी खत्म हो गई है तो ऐसा नहीं है। हाँ, इसका असर जो है कुछ लोगों पर कम जरूर हुआ है। वहीं इस महामारी ने कई घर भी उजाड़ दिए। कोरोना को लेकर लोकल सर्किल की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि भारत में इस साल अब तक 46% लोग दोबारा कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। साल 2022 में 93% लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक 48% 2021 में कोरोना से प्रभावित हुए थे। इस साल की बात की जाए तो अब तक 46% लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 63% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोबारा संक्रमण के असर को समझने के लिए लोकल सर्किल की तरफ से पूरे देश में सर्वे कराया गया है। इस सर्वे की रिपोर्ट में पूरे देश के 319 जिलों के 32,000 लोगों को शामिल किया गया।
उसमें पाया ये गया कि पिछले 40 महीनों में 4% लोग 4 बार से भी ज़्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 7% लोग 3 बार कोरोना की चपेट में आए हैं। 11% लोग 2 बार कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो 34% लोग 1 बार कोरोना से संक्रमित हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि सबसे ज़्यादा संक्रमित हुए लोगों का आंकड़ा वर्ष 2021-22 में 27% रहा, तो वहीं साल 2022 और 23 में 25% लोग कोरोना संक्रमित हुए और साल 2020-22 में 20% लोग कोरोना प्रभावित हुए थे। ये वायरस लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है। जो लोग ज़्यादा बार कोरोना की चपेट में आए हों उनमें साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। चलिए आज के प्राइम टाइम में इतना ही। प्रार्थना करेंगे कि कोरोना जैसी बीमारी और कोई भी महामारी हमारे देश की जनता को प्रभावित न करे। इसी शुभकामना के साथ आज के इस प्राइम टाइम से विदा लेते हैं। दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ उन खबरों के साथ जो रखती हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।